नमस्कार छात्रों। एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं डॉक्टर राजकुमार वाणावत स्वागत करता हूं। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में एक नया अध्याय प्रारंभ किया था जिसे हम धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में धन निष्कासन सिद्धांत जो सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता सेनानी उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तथा साथ ही उसके एक बैकग्राउंड के रूप में उसके इतिहास का भी हमने वर्णन यहाँ पर किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस धन निष्कासन सिद्धांत के कारणों की बात करें तो दादाभाई नौरोजी के अनुसार उन्होंने 6 कारण इसके बताए हैं। नंबर 1, भारत में विदेशी नियम और प्रशासन। नंबर 2, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों के द्वारा लाया गया था, लेकिन तब भारत ने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। नंबर 3, भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया था। नंबर 4, भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों के निर्माण का भार उठा रहा था। नंबर 5, भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ। और नंबर 6, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन लगाने वाले विदेशी थे। वे भारत से जो भी पैसा कमाते थे वह भारत में कहीं भी कुछ भी खरीदने के लिए वापस निवेश नहीं करते थे और फिर उन्होंने भारत को उस पैसे के साथ छोड़ दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दादाभाई नौरोजी ने जो है वह कुछ कारण बताए हैं जो इस धन निष्कासन के बारे में के सिद्धांत के कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके दुष्परिणाम क्या हुए तो इसको हम अलग अलग भागों में बांटकर इसके दुष्परिणामों पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो दुष्परिणाम नज़र आता है वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नज़र आता है। अगर हम अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ वह यह हुआ कि इसके कारण भारत में जो पूंजी का संचयन होना था वह नहीं हो सका, क्योंकि अगर पूंजी का संचयन नहीं होगा तो औद्योगिक विकास नहीं होगा और औद्योगिक विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला गया, गरीबी बढ़ती गई, जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। इसके साथ साथ जो भारत के घरेलू कुटीर उद्योग धंधे थे वो समाप्त हो गए। ये उद्योग धंधे जो है भारत इन विदेशियों के फैक्ट्री और कल कारखानों के सामने नहीं टिक पाए। कृषि पर दबाव बढ़ा और कृषि पर दबाव बढ़ने के कारण भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रवादी विचारकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए जो साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच के अंतर्विरोध को पहचाना था और पहचानने के बाद इसी आधार पर आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के उन सभी दावों को खारिज करने में मदद मिली जैसे उपयोगितावाद, आधुनिकीकरण के प्रतीक, स्वराज्य, शिक्षा आदि। यदि आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना 1906 में स्वदेशी आंदोलन में उभर कर आने लगी तब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार का नारा लगाया गया। अगर हम समाज और संस्कृति की बात करें तो इस सिद्धांत के कारण या धन के निष्कासन के कारण लोगों की आय घटने लगी। अकालों के ने उनकी स्थिति को और भयंकर बना दिया, उनके जीवन को नारकीय बना दिया। और इस प्रकार हम देखें कि यूरोप के अन्य राज्यों के तुलना में भारत के लोगों का जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा दोनों ही घट गई और यही शोषित लोग कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार बनकर उभरे। हम इस धन निष्कासन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं और उनके स्रोतों की बात करें कि किस माध्यम से यह
धन भारत से बाहर जा रहा था, तो उसके हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में उसको समझने का प्रयास किया है, जिसमें हम नंबर 1 व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ की बात कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत के समस्त व्यापार पर जो एकाधिकार स्थापित कर दिया था और उसके परिणाम स्वरूप जितना भी लाभ प्राप्त होता था वह सारा धन भारत में निवेश न होकर इंग्लैंड जाता था। नंबर 2 कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के रूप में यह धन भारत से बाहर जाता था। कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाले लाभांश के रूप में, कंपनी के लंदन में स्थित ऑफिस और उससे संबंधित कर्मचारियों के ऊपर होने वाले व्यय के रूप में, कंपनी के सैनिक और असैनिक कार्यों से संबंधित वस्तुओं की खरीद जो भारत के बाजारों में न करके लंदन के बाजारों में किया जाता था, जिसे स्टोर परचेज कहा जाता था, ताकि वहाँ के व्यापारियों को लाभ पहुँचाया जा सके। तथा सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से जो लिया गया ऋण था उसके ब्याज के भुगतान के रूप में, जैसे नहर योजना, अकाल प्रशासन, सेना, रेलवे इत्यादि से संबंधित खर्च। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम अंश जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। लगभग 40% अंश जो है वह सेना और रेलवे पर खर्च होता था। सेना से साम्राज्य सुरक्षित होगा और रेलवे से भारत का आर्थिक शोषण होगा, जबकि किसानों को रेलवे की बजाय क्या चाहिए था? नहर और पानी चाहिए था। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त जो लाभांश होता था उनका निष्कासन भी भारत में हमें एक प्रारूप के रूप में नजर आता है, जिसको हम धन निष्कासन के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कुछ स्थितियाँ देखने को मिलती है। अगर हम इस जो धन यहाँ से निष्कासित होकर भारत से बाहर जा रहा था उसके मात्रा या स्वरूप की बात करें तो अलग अलग लोगों ने कुछ अलग अलग अनुमान लगाए हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग अलग आंकड़े दिए हैं। जिसमें हम एक बात करें तो बंगाल प्रांत में प्राप्त होने वाले राजस्व तथा व्यय के विवरण के अनुसार कंपनी ने प्रथम 6 वर्षों में, जब उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया 1765 से 1771 के बीच में, लगभग 1,30,66,991 पौंड का शुद्ध राजस्व प्राप्त किया था, जिसमें से 90,27,609 पौंड खर्च कर दिए तथा जो शेष बची हुई राशि थी, जो होती है लगभग 40,39,152 पौंड, वो राशि का सामान उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। तो ये जो सारा धन गया वो एक तरह से धन का निष्कासन था। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 तक भारत ने लगभग 50 से 100 करोड़ पौंड की राशि इंग्लैंड भेजी। अगर मार्टिन मॉन्टगोमरी की बात करें तो उनके अनुसार लगभग 3 करोड़ पौंड प्रति वर्ष धन जो है वह भारत से बाहर जाता था। जॉर्ज विंसेंट की बात करें तो उन्होंने 1859 ईस्वी में अपना जो अनुमान लगाया उसके अनुसार 1834 से 1851 ईस्वी के मध्य लगभग 42 लाख पौंड प्रति वर्ष भारत से बाहर गया। तो छात्रों, कुल मिलाकर जो ये हम धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लूट प्रारंभ की थी, जिसकी शुरुआत बंगाल से होते हुए पूरे भारत को लूटने का जो कार्य प्रारंभ किया था, उसका एक यह तथ्य भर है जिससे हमने इस अध्याय के अंतर्गत समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक और नए के साथ। धन्यवाद।